हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अल्ताफ सर आप सभी का बोट्स गुरु चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के केमिस्ट्री 10th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण, रासायनिक अभिक्रिया का पहले भाग। तो रासायनिक अभिक्रिया के भाग से पहले हम पिछले लेक्चर को एक बार थोड़ा आपको याद दिला देते हैं कि क्या क्या पढ़े थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़े हैं उसमें सबसे पहले पढ़े थे पदार्थ में होने वाला परिवर्तन, मतलब पदार्थ में होने वाला परिवर्तन हम सबसे पहले पढ़े थे। तो इसमें बताए थे कि पदार्थ में होने वाला परिवर्तन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक का नाम था भौतिक परिवर्तन और दूसरा का नाम था रासायनिक परिवर्तन। फिर उसके बाद हम आपको बताए थे कि भौतिक परिवर्तन का मतलब है उसके भौतिक गुणों में चेंजिंग आना, जो मतलब टेम्पोररी चेंजिंग है, अस्थायी परिवर्तन है। और दूसरा रासायनिक परिवर्तन जो है उसके रासायनिक गुणों में, उसके कणों के संरचना बनावट में परिवर्तन कहा जाना। रासायनिक आगे हम बात किए थे तो आपको बताए थे कि पदार्थ में होने वाला जो रासायनिक परिवर्तन है ना, उस पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन का ही रासायनिक परिवर्तन का ही दूसरा नाम होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो हम आपको बता दें कि अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, इसका भी अगर आप नाम देखेंगे तो यही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले चैप्टर में हम इसी पे बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया पे। तो कल के क्लास में मेरा मेन टॉपिक अगर आपसे कहें तो यही था रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया के जस्ट बाद जो है हम आपको इसके बाद बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया का पहचान क्या है। पिछले लेक्चर में हम यही 3 पॉइंट आपसे डिस्कस किए थे। पहला पदार्थ में होने वाला परिवर्तन, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया, और तीसरा पॉइंट जो डिस्कस किए थे जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया का पहचान या विशेषता। यही 3 पॉइंट पे पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हुए थे। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के भाग कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं। तो जब आप जब रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो समझ में आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं। वो कौन कौन सा? तो एक वो भाग है जो रासायनिक अभिक्रिया से पहले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, मतलब कि एक माने वो पदार्थ जिससे कोई नया पदार्थ बनता है। तो जिस पदार्थ से नया पदार्थ बनता है उस पदार्थ को हम रासायनिक अभिक्रिया का एक भाग कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसको रासायनिक अभिक्रिया का हम दूसरा भाग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझेंगे, हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे जिसमें बताए थे आपको कि दूध को नियमतः अगर जोरन के साथ मिलाया जाए, दूध को नियमतः अगर जोरन के साथ मिलाया जाए तो दही का निर्माण होता है। तो सबसे पहला बात है कि ये मिलाए किसको किसको है, तो दूध को और जोरन को। तो फिर बना क्या है, तो दही। तो ये 2 पार्ट हो गया, एक जिसको जिसको आप मिलाए हैं और दूसरा जो बना है। तो जिन जिन पदार्थों को हम मिलाते हैं, जिन जिन पदार्थों को हम मिलाते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उन पदार्थों को कहते हैं अभिकारक या प्रतिकारक, जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो भाग का बात करें तो पहला भाग का नाम होता है, आप याद कर लो मेरे साथ साथ, अभिकारक या प्रतिकारक, जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। और दूसरा वो भाग है जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनता है,
रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनता है। जैसे इस अभिक्रिया में आप देखेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तो जो पदार्थ बनता है उसका नाम है दही। तो ये जो दूसरा भाग है जो बनता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद, उसको उत्पाद या प्रतिफल और इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। अब हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया के भाग, तो हम आपको एकदम प्यार भरे अंदाज में बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य दो भाग होते हैं। पहला अभिकारक या प्रतिकारक जिसे रिएक्टेंट कहते हैं, और दूसरा उत्पाद या प्रतिफल जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। उम्मीद है यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगला बात है कि रसायन ये अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद या प्रतिफल किसे कहते हैं। तो एकदम आसान भाषा में आप समझें कि अभिकारक और प्रतिफल किसे कहते हैं, तो इसका सीधा सा एकदम आसान भाषा में डिफिनेशन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को। तो यहां रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा पदार्थ भाग लिया, तो दूध और जोरन। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं, और दूसरा कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। डिफिनेशन भी आप चेक करेंगे यही होगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को या बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। चलिए, डिफिनेशन आपको याद हो गया होगा, उम्मीद है। आप ध्यान से देख लो, एकदम आसान भाषा में बताए हैं और समझ में भी आएगा। यहाँ से क्वेश्चन किस लेवल पे पूछ सकता है, तो पूछेगा कि ये नहीं पूछता है कि कितने भाग होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा कि अभिकारक किसे कहते हैं, या ये पूछेगा कि उत्पाद या प्रतिफल किसे कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये कभी नहीं पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया के भाग कितने होते हैं, ठीक। लेकिन एक पैटर्न में पढ़ाना जरूरी होता है, इसलिए इस टाइप से बताए हैं आपको। इसका एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं जरा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल दूसरा है नहीं, वैसे हम आपको लिख के दिखाते हैं दूसरा एग्जाम्पल। और भी जैसे आप देखेंगे उदाहरण के तौर पे, एक आपको फैक्चुअल जानकारी दे रहे हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होता है ना, हाइड्रोजन गैस, जब इस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाते हैं, इस जानकारी को आप याद रखना, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस ये कैसा गैस है, ये एक मतलब ज्वलनशील गैस मान के चलिए। ये एक अच्छा ईंधन भी है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में रॉकेट में किया जाता है, इस हाइड्रोजन गैस का। और ये जब जलता है ना, मतलब ऊर्जा देने के लिए, तो ये विस्फोट के साथ जलता है, तो ईंधन के रूप में। अब जैसे ईंधन का क्या मतलब है, फिर से आपको समझा दे। जैसे गाड़ियां जो है पेट्रोल से चलती हैं, तो जो गाड़ियां पेट्रोल से चलती हैं उस गाड़ी का ईंधन पेट्रोल है, जो गाड़ियां डीजल से चलती हैं उस गाड़ी का ईंधन डीजल है। अब जो गाड़ियां सीएनजी से चलती हैं, आज के डेट में एक नया मतलब की गैस है सीएनजी, तो सीएनजी से जो गाड़ियां चलती हैं उनका ईंधन सीएनजी है। उस तरह से रॉकेट जो मतलब कि उड़ता है, तो उसमें ईंधन के रूप में पेट्रोल डीजल सीएनजी नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस उपयोग करते हैं। और ये उत्तम ईंधन के श्रेणी में आता है, बेस्ट फ्यूल के श्रेणी में। मतलब इसका मतलब कि थोड़ा सा ही मतलब मात्रा है ना, बहुत अधिक एनर्जी देता है जल करके। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है जलने वाला गैस है, बहुत प्यार से समझना। और ऑक्सीजन जो है ना, मतलब कि ये किसी भी पदार्थ के जलने के लिए इसका होना जरूरी है। अगर कहीं पे ऑक्सीजन नहीं हो तो पदार्थ का दहन, मतलब कि पदार्थ नहीं जलेगा, उसका दहन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा कि जब घर पे चूल्हा पे, जो चूल्हा होता है, सब कोई के घर पे चूल्हा होगा ही, तो जो चूल्हा होता है उसमें आप देखिएगा कि जैसे ये मिट्टी का चूल्हा का हम बात कर रहे हैं आपसे। मिट्टी का जो चूल्हा होता है, तो जब घर पे औरतें खाना बनाती हैं, तो चूल्हा का जो ये ऊपर वाला मुंह होता है जहाँ बर्तन फिट करते हैं, यहाँ पे वो लोग इस टाइप से अचकन बोलते हैं इसको, अचकन टाइप का छोटा छोटा मिट्टी का उठा हुआ संरचना बना देती हैं। अब ये क्यों बनाती हैं, इसका क्या कंसेप्ट है, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि जलने के लिए ऑक्सीजन क्यों जरूरी है। तो जब ये बना होता है ना, तो देगची या कोई भी बर्तन जब इस पे रखते हैं इसके मुंह पे, तो इसके कारण थोड़ा सा वो उठा होता है। तो बर्तन और ये जो इसका मुंह है,
किनारा है, इसके बीच में पतला सा गैप हो जाता है। अब क्या है ना कि अब इसमें जलावन जब लगाते हैं और आग जलता है तो यहाँ से ऑक्सीजन इसको लगातार मिलता रहता है, आग आराम से जलता है। अगर ऐसा किया जाए कि ये जो अचकन है इसको तोड़ दिया जाए, इस अचकन को तोड़ दिया जाए, अचकन को तोड़ के हटा दें, उसके बाद दोनों मतलब मुंह पे बर्तन रखें और फिर जलाना शुरू करें, तो हम देखते ये है ना कि उस टाइम में जब यहाँ पे अचकन नहीं लगा होता है तो ये जो जलावन आप दिए हैं उसमें जो जलने वाला जो आग है वो कम हो जाता है या बुझ जाता है, फिर धुआं निकलना शुरू होता है। इससे ये क्लियर होता है कि जब ऑक्सीजन इसको मिल रहा था, अंदर की ओर ऑक्सीजन जब आ रहा था, यहाँ आने का जगह था, जब अंदर की ओर ऑक्सीजन आ रहा था, यहाँ आने का जगह था ऑक्सीजन को, उस टाइम तक ये आग जो है ठीक से जला। जैसे अचकन तोड़े और ऑक्सीजन आने का जगह कम हुआ तो फिर ये आग जलना बंद हुआ, धीरे धीरे खत्म हो गया। इसका मतलब आग को जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। ये दोनों ऐसे गैस है, ये जलने वाला है, दहनशील गैस है, और यह जलने में सहायक गैस है। लेकिन एक फैक्ट बात यह है कि जब ये जलने वाले गैस और ये जलाने वाले गैस को मिलाकर अगर अभिक्रिया कराते हैं तो एक ऐसा पदार्थ बनता है जो आग को बुझाने वाला पदार्थ है, जिसका नाम है जल। तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब क्या है ना कि इस रासायनिक अभिक्रिया में आप देखेंगे कि कौन कौन सा पदार्थ भाग लिया है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ जो भाग लिया है उसका नाम है हाइड्रोजन, और दूसरा जो पदार्थ भाग लिया है उसका नाम है ऑक्सीजन। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और दूसरा है कि रासायनिक अभिक्रिया दोनों को मिलाने के बाद बना क्या है, तो मिलाने के बाद बना है जल। तो इस जल को बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। ये भी एग्जाम्पल क्लियर है। फिर तीसरा एग्जाम्पल आपको दिखा दें इसी टाइप का। जैसे कार्बन जो है, कार्बन मतलब कोई भी लकड़ी, उसको अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, कार्बन या इस प्रकार के किसी भी पदार्थ को आप ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाएंगे तो एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मतलब कि ध्यान से समझना कि यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ दो है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे, अभिकारक। तो यहाँ अभिकारक कौन कौन सा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ पे बना पदार्थ कौन सा है, तो जो बनने वाला पदार्थ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में उत्पाद कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। वैसे ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है ना कि हमारा समझ सही लेवल पे होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे। आखिर अगर हम दो पदार्थ को मिलाते हैं तो वो नया पदार्थ बनता कैसे है, कौन से कंसेप्ट पे बनता है, तो इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए दो स्टेप है, कौन कौन सा है। तो पहला स्टेप है, पहले यहाँ देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया क्रिया विधि में किसी पदार्थ का भिन्न गुण वाले नए पदार्थ में बदलने की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये डिफिनेशन है, ये हम पहले भी बात कर रहे थे। यहाँ पे अभी मेन है ना कि ये टूटने का जो तरीका, भले रासायनिक अभिक्रिया होने का जो तरीका है वो दो है। पहला स्टेप में क्या होता है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक है ना, अभिकारक, यहाँ अभिक्रिया गलती से लिखा गया है, अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया का जो अभिकारक होता है, अभिकारक,
तो जो अभिकारक होते हैं ना उसके अणु पहले परमाणुओं में टूट जाते हैं, और परमाणुओं में टूटने के बाद क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि परमाणुओं में वो कैसे टूट जाते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएं, जैसे हम एक रिएक्शन करा रहे हैं कि यहाँ रिएक्शन बता देते हैं आपको। जैसे एक रिएक्शन है कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन बराबर हाइड्रोजन आयोडाइड, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण हुआ। तो इसमें क्या है ना कि ये हाइड्रोजन और आयोडीन क्या है, ये अभिकारक के अणु हैं। ये हाइड्रोजन भी अभिकारक है और ये आयोडीन भी अभिकारक है, इसका भी अणु है, इसका भी अणु है। और जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है ये उत्पाद के अणु है। तो सबसे पहला बात, ये हाइड्रोजन के अणु कैसे रिएक्शन करते हैं इसको जरा समझेंगे, तो ध्यान से बात को समझेंगे। पहले हाइड्रोजन के अणु इस बेस में होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। फिर आयोडीन के भी अणु जो है वो इस तरह से जुड़े होते हैं। जब इनके बीच अभिक्रिया शुरू होता है, मतलब कि दोनों को मिला करके अभिक्रिया कराना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है इस बात को समझना कि बीच में क्या होता है। बीच में होता यह है कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड है वो धीरे 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 टूटना शुरू होता है। मतलब हाइड्रोजन के जो अणु हैं अब वो हाइड्रोजन परमाणु में टूटने लगते हैं। उसी तरह से जो आयोडीन के अणु थे अब वो आयोडीन परमाणु में टूटने लगते हैं। अच्छा से बात को समझना, अब ये टूटने लगते हैं। अब क्या है ना कि जैसे जैसे यहां से ये परमाणु में टूटने लगे वैसे वैसे क्या होगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि अब ये हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन, ये आयोडीन के परमाणु परस्पर जुड़ने लगते हैं। और अगला स्टेप रिएक्शन का ये है कि हाइड्रोजन के परमाणु टोटली टूट जाते हैं, आयोडीन के परमाणु टोटली टूट जाते हैं। और अगले स्टेप में ये होता है कि यहाँ हाइड्रोजन और आयोडीन के परमाणु परस्पर जुड़ जाते हैं, और यहाँ भी हाइड्रोजन और आयोडीन के परमाणु परस्पर जुड़ जाते हैं, और फिर निर्माण करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड का, और एक एक दो अणु का निर्माण करते हैं। मेरा कहना यहाँ पे ये था कि ये मैकेनिज्म क्या है, क्रिया विधि क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जब दो पदार्थ को मिलाते हैं तो कैसे होता है। तो दो स्टेप है। पहला, अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु में बदल जाते हैं। तो अभिकारक था हाइड्रोजन अणु और आयोडीन अणु। सबसे पहले ये दोनों परमाणु में टूटे हैं, और जब परमाणु में टूट गए हैं तो सेकेंड स्टेप यहाँ पे है कि अब परमाणु पूर्ण, यहाँ पे पूर्ण पुनर्संगठित होकर के, सुनिएगा ये पूर्ण नहीं होगा, यहाँ पे होगा पुनर्संगठित होकर के, मतलब कि ये पुनः से मतलब मिलते हैं, पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के अणु में बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे फिर ये हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु फिर मिले हैं और फिर हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण किए हैं, मतलब प्रतिफल का निर्माण हो गया है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, मतलब कि मैकेनिज्म का, क्रिया विधि का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है, अंदर का बात जाने। तो सिंपल आसान भाषा में था, उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा। चलिए, अगर समझ में आया है तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, #मक्खन। अगले टॉपिक पे बात करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक नया शुरुआत हो रहा है। समझिएगा कि अब हम रासायनिक अभिक्रिया, देखो पूरे हम चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, एक बार आपको याद दिला दे, उसी बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो यहाँ पे आप देख लीजिए। ये सब टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे, अभी जहां तक हम बात किए हैं वो रासायनिक अभिक्रिया ही था, और उसके कुछ पार्ट थे, मतलब रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड। अब रासायनिक अभिक्रिया से अब हम आने वाले हैं रासायनिक समीकरण में। तो अगला हमारा जो अभी स्टार्ट होगा पढ़ाई वो रासायनिक समीकरण शुरू होगा। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण कैसे कनेक्ट हैं ये बात को समझोगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले है कि रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया का अगर निरूपण का बात करेंगे तो जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बात समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसके लिए एक चीज लिखते हैं पहले। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसके लिए हम जो लिखते हैं उसको बोलते हैं कथन या स्टेटमेंट। जैसे हमको मतलब ये बताना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है, या कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, या सल्फर ऑक्सीजन के साथ जल करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो हम जैसे एक कथन लिख रहे हैं कि सल्फर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाई ऑक्साइड बनाता है। सल्फर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ये क्या था? तो ये कथन है। तो हम बताएं आपको कि ये एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को मतलब रासायनिक अभिक्रिया को बताने के लिए इतना सारा लिखना पड़ा। क्या इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता? इसको दिखाने का, इसको प्रदर्शित करने का, इसको निरूपित करने का क्या कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है? जी, वही तरीका पे अभी बात कर रहे हैं। तो इतना सारा भाषा में इतना दूर तक लिखना पड़ा एक अभिक्रिया को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसका प्रदर्शन जो है हम दो प्रकार से कर सकते हैं। इसीलिए अच्छा, पहला बात क्या ना कि प्रदर्शन को क्या कहते हैं, तो कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना, मतलब कि ये इतना बड़ा भाषा में आप लिखे हैं ना, इसको छोटे रूप में भी लिखना, वही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। अब इसको छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो छोटे रूप में लिखने का तरीका आप देखिएगा कि इसके छोटे रूप में लिखने का तरीका क्या है। जैसे पूरा अगर आप भाषा को समझेंगे तो हम बोले हैं आपको कि सल्फर जो है, सल्फर एक पदार्थ है गंधक, अगर उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे ना तो एक नया पदार्थ बनेगा जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब क्या है ना कि इसमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि इस भाषा में कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है। तो इस भाषा में कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है ये देखिएगा। एक है सल्फर और दूसरा है ऑक्सीजन। माने ये सल्फर जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जलता है। तो हम इसका अगर लिखना चाहें इसको शॉर्ट फॉर्म में तो इस तरह लिख सकते हैं, सल्फर और किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इस तरह खाली प्लस दे दीजिए, प्लस का चिन्ह, और ऑक्सीजन लिख दीजिए। इसको छोटे रूप में लिखने का तरीका है, ऑक्सीजन लिख दीजिए। अब इसका मतलब यही हो गया कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिल करके जल रहा है। तो फिर जलने के बाद क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो जब जो भाग लेता है उसको एक साथ प्लस के रूप में लिखिए। अब जो नया पदार्थ बन रहा है ना उसको अलग लिखना है। तो उससे पहले उस नए बनने वाले नए पदार्थ जिसको हम लोग उत्पाद कहते हैं उसको लिखने से पहले एक तीर का चिन्ह देते हैं, इसी टाइप से तीर का चिन्ह। उसके बाद जो उत्पाद में बना है जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो यहाँ तीर के चिन्ह के बाद लिखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो इतना बड़ा भाषा था कि सल्फर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इसको हम छोटे रूप में भी लिख सकते हैं इस तरह से। सबसे पहले सल्फर और ऑक्सीजन मिला है तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में प्लस का चिन्ह दे दिए, और सल्फर डाइऑक्साइड बना है तो एक तीर का चिन्ह देते हैं और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड लिख देते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ है उसका ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब कि उसके प्रदर्शन का एक छोटा सा तरीका है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनते हैं, इन सभी को इस तरह से शब्द के रूप में हम निरूपित कर सकते हैं। तो वही बात बता रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया का जो निरूपण है ना, रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण ये दो प्रकार से होता है, जिसमें पहला तरीका है कि शब्द द्वारा। आप दिखाइए, तो जो शब्द द्वारा निरूपण होता है इसको कहते हैं शब्द समीकरण। इसको कहते हैं शब्द समीकरण। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, और एक और तरीका क्या है कि सबका फार्मूला लिख दो। सबका फार्मूला लिख दो। जैसे सल्फर का फार्मूला क्या होगा? तो एस। सल्फर का फार्मूला क्या होगा? एस।
ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होगा, तो O2, और दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह दे दो। फिर बना क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो पहले तो तीर का चिन्ह देंगे, उसके बाद लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2। तो क्या है ना कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम छोटे फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में ये दो टाइप से लिख सकते हैं। एक शब्द द्वारा निरूपित किया जा सकता है और दूसरा रासायनिक सूत्रों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो ये दोनों तरीका का नाम है। शब्दों द्वारा निरूपण जो है इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का शब्दों द्वारा जो निरूपण होता है इसका स्पेशल नाम है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण। और जो सूत्रों द्वारा निरूपण होता है उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। उम्मीद है कि इतना आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पे आप फोकस करें, हम यहाँ लिख करके भी दिए हैं आपको कि रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण दो प्रकार से होता है। पहला नाम है शब्द समीकरण द्वारा, जिसको बाई वर्ड इक्वेशन कहते हैं, और दूसरा है रासायनिक समीकरण द्वारा, जिसको बाई केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब क्या है ना कि इन दोनों को अगर परिभाषित करना चाहें कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो ये शब्द समीकरण तो आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन लाल कलर से हम आपको हैशटैग लगा के बता दें कि ये जो रासायनिक समीकरण है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझें। तो अब क्या है कि पहले हम तो पढ़ेंगे तो सबको पढ़ेंगे। तो पहले शब्द समीकरण क्या होता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का शब्दों द्वारा निरूपण, मतलब कि शब्द के रूप में उसको लिखना, इस शब्द समीकरण, शब्द द्वारा निरूपण ही शब्द समीकरण कहलाता है। शब्द समीकरण कहलाता है। शब्द समीकरण कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे हम इसको अगर कथन में लिखते तो लिखते कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। ये एक स्टेटमेंट हो गया, जिसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तीर का चिन्ह, और जल बना है तो फिर जल लिख देंगे। दूसरा है जैसे मैग्नीशियम जो है उसको ऑक्सीजन के साथ, इसका एक प्रयोग क्रियाकलाप फर्स्ट लेक्चर में है कि मैग्नीशियम रिबन को मतलब कि जलाने से पहले सेरेस पेपर से साफ करते हैं, फिर उसको ले जा करके अगर जलाते हैं लौ के पास रख करके, तो वो वाइट मतलब चूर्ण के रूप में वो जल करके प्राप्त होता है। ठीक, सफेद ज्वाला के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये तो भाषा हो गया था। आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का चिन्ह, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको बोलेंगे शब्द समीकरण। उसी तरह से जैसे हम आपको बोलेंगे कि दूध में जोरन डालने पर दही का निर्माण होता है, तो ये तो कथन हो गया। उसको अगर आप इस तरह चाहें तो लिख सकते हैं दूध प्लस जामन, या हाँ जामन भी बोलते हैं, या जोरन, तीर का चिन्ह, दही। तो ये क्या है ना कि शब्दों द्वारा दिखाया जा रहा है, तो इन सबको बोलते हैं शब्द समीकरण। अच्छा, क्या है ना कि यही रिएक्शन को, मतलब कि यही अभिक्रिया को अगर हम फार्मूला के रूप में लिखें तो उसको रासायनिक समीकरण बोलेंगे। इसका डिफिनेशन एकदम बेहतर तरीके से आप देख लें, किसी रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, पहला था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनता है, तो यहाँ पे आप समझेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है, तो हम ये लिख सकते हैं हाइड्रोजन का सूत्र H2, ऑक्सीजन का सूत्र O2, और जब दोनों मिला है तो प्लस का चिन्ह, मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको प्लस द्वारा एक दूसरे से जोड़ के रखेंगे। और कहा कि जल बनता है तो फिर अब ये उत्पाद हो गया तो पहले तीर का चिन्ह देंगे, फिर उत्पाद का सूत्र लिखेंगे और फार्मूला के रूप में लिखेंगे, तो इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। दूसरा है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मतलब अभिकारक था तो दोनों के बीच में प्लस दिए हैं, और जो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड ये प्रतिफल था तो इस तीर का चिन्ह दे करके तब उसको लिखे हैं। अगर सूत्र के रूप में लिख रहे हैं यहाँ पे इसका शब्द समीकरण है और यहाँ पे इसका रासायनिक समीकरण है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसका एग्जाम्पल भी दे करके हम आपको और समझा सकते हैं कि शब्द समीकरण रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। पहले आप डिफिनेशन याद कर लो, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसके रासायनिक सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ दो एग्जाम्पल भी, और भी बहुत सारा 1000 एग्जाम्पल मिलेगा पूरे चैप्टर में। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा, कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखने का कुछ नियम है,
जब रासायनिक समीकरण को लिखने का कुछ नियम जब हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल दे करके आपको समझा देंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या है। कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। मतलब कि ये आप पढ़ेंगे ना, वैसे हम आपको बता भी दिए वही सब चीज़ है, लेकिन थोड़ा पढ़ के देखते हैं। अभिक्रिया के अभिकारक को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में रसायन समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। बाईं ओर लिखा जाता है, इसका क्या मतलब है? तो जैसे अभी हम बता देते हैं इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि पहले तो एक तीर का चिन्ह होगा, जिसके एक तरफ जो है, मतलब ये इस तरह खड़े हैं तो ये बाईं तरफ हो गया। इस तीर के चिन्ह के बाईं ओर जो है किसको लिखते हैं? तो अभिकारकों को। इधर बाईं ओर कौन रहता है? अभिकारक। और वो भी किस रूप में? तो सूत्र के रूप में। और दाईं ओर कौन रहता है? तो उत्पाद, वो भी किस रूप में? तो वो भी सूत्र के रूप में। तो पहला नियम यही था कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अच्छा, एक बात आपको बता दें कि ये जो पॉइंट है ये आज तक बोर्ड एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं। बस इस तरह से आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हम लिखते कैसे हैं, नियम पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। लिखना तो बिना नियम के भी आ जाएगा हमको। फिर दूसरा है कि अभिकारकों के सूत्रों को के बीच धन चिन्ह, मतलब प्लस का चिन्ह दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझेंगे, यहाँ पे देखिए अभिकारक में कौन था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों के बीच में किसका चिन्ह दिए हैं? प्लस का चिन्ह दिए हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन H2 और दूसरा ऑक्सीजन O2, दोनों के बीच में किसका चिन्ह दिए हैं? तो प्लस का चिन्ह दिए हैं। तो वही बता रहा है कि जो अभिकारक होते हैं, यहाँ भी देख सकते हो तीर के पहले ये दोनों अभिकारक हैं, दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह। तो वही कर धन चिन्ह दिया जाता है। अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेत या अणुसूत्र के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। समीकरण के दाईं ओर का मतलब है ये जो तीर का चिन्ह है ना, इसके दाईं ओर लिखते हैं। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए, यहाँ बताएं कि तीर के बाईं ओर अभिकारक का सूत्र लिखेंगे और तीर के दाईं ओर जो है उत्पाद या प्रतिफल के सूत्र को लिखेंगे। फिर अगला नियम इसके बाद है कि अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा पृथक या अलग प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ये तीर का चिन्ह जो है ना, यहाँ पे ये जो यहाँ आपको तीर का चिन्ह दिखाई देता होगा, तो ये तीर का जो चिन्ह है ये किसको किसको अलग करता है? तो अभिकारक को और प्रतिफल को। अभिकारकों और प्रतिफलों को पृथक करने के लिए तीर के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। चलिए, उसके बाद अगला बात क्या कहा है कि एक और चीज बोला है कि तीर का चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। हाँ, एक और चीज है, ये एरो का जो साइन है इस दिशा में है, तो इसका मतलब कि अभिक्रिया इधर से इधर की ओर हो रहा है। माने ए और बी जो है टूट करके नया पदार्थ बन रहा है सी और डी, तो इधर की ओर हो रहा है। अच्छा, कभी कभी ना इस टाइप का भी साइन मिलता है, आप देखिएगा किस टाइप का। इसका मतलब समझेंगे। इसका मतलब ये है ना कि ये आधा तीर इधर आधा तीर इधर, का मतलब है कि ये अभी की ये दोनों मिल करके ये बन सकता है, फिर ये दोनों मिल करके फिर ये बन सकता है। इसको रिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये तीर बता रहा है कि अभिक्रिया इधर से इधर की ओर हो रहा है, फिर इधर से इधर की ओर हो रहा है। चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं। अगला है कि इस रासायनिक समीकरण में ए और बी अभिकारक हैं। सिंपल बात है, तीर के पहले हैं तो अभिकारक हैं, जिसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, जबकि सी और डी प्रतिफल है, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं। तीर का चिन्ह यह बताता है कि ए और बी की अभिक्रिया के फलस्वरूप सी और डी बन रहे हैं। मतलब कि ए और बी अभिक्रिया कर रहा है तो सी और डी बन रहा है। बस यही रासायनिक समीकरण लिखने का नियम है। वैसे इस नियम का बाकी कहीं उपयोग है नहीं, बस एक भाषा था जिससे हम ये मतलब आपको परिचित कराना चाहते थे कि आप लिख रहे हैं उसमें किसी प्रकार का आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं ना हो रहा है। तो वैसे कोई मिस्टेक होगा नहीं कि कोई भी आप इक्वेशन लिखेंगे तो। जैसे कोई भी थोड़ा एग्जाम्पल समझ लो, नियम के जस्ट बाद हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताने वाले थे कि कथन देंगे, फिर सब समीकरण लिखना है और फिर रासायनिक समीकरण लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा, उदाहरण। तो पहला उदाहरण है
उदाहरण में सबसे पहले क्या लिखते हैं, कथन। तो जैसे है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर जल बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर जल बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, तो इसको बोलते हैं कथन या स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के बाद ना हमको दो चीज लिखना होता है। वो कौन कौन सा दो चीज लिखना होता है, तो सबसे पहले एक लिखने आना चाहिए हमको जिसका नाम है शब्द समीकरण, मतलब इसको निरूपित कैसे करते हैं। तो एक तो लिखना होता है हमको शब्द समीकरण। तो इसका शब्द समीकरण क्या होगा ये समझ लीजिए। तो इसमें बोला है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर जल बनाता है। तो सबसे पहला बात, मिलता कौन कौन है, अभिक्रिया कौन कौन करता है। तो हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, तब क्या बनता है, तो जल बनता है। तो सबसे पहला बात है कि ये दोनों अभिकारक और वो जल जो है वो उत्पाद है। तो इन दोनों का पहले शब्द के रूप में निरूपित करते हैं। तो यहां लिखाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और बोला है कि अभिक्रिया कर जल बनता है, तो उत्पाद के रूप में जल बन रहा है, तो उसके बाद तीर का चिन्ह देंगे और जल लिखेंगे। ये हो गया इस कथन का शब्द समीकरण। और शब्द समीकरण इसलिए लिखना जरूरी होता है ताकि रासायनिक समीकरण ठीक से लिखा पाए। अब इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा, तो सबका सूत्र पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर आपको मतलब कि रासायनिक समीकरण ठीक से लिखने आए, इसके लिए जरूरी है कि आपको जो जो पदार्थ उसमें भाग ले रहा है और जो पदार्थ बन रहा है उसका रासायनिक सूत्र आना चाहिए। अगर उसका रासायनिक सूत्र पता नहीं होगा तो फिर आप रासायनिक समीकरण नहीं लिख सकते हैं। रट तो सकते हैं, लिख नहीं सकते। तो फिर आगे बता रहे हैं कि इसका रासायनिक समीकरण कैसे लिखाएगा। तो इसके रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका है, रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका है कि पहले हाइड्रोजन का सूत्र लिखो। तो फिर हाइड्रोजन का सूत्र क्या होगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि H2। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होगा, तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, ये भी बढ़िया है। फिर तीर का चिन्ह रहेगा। फिर जल का सूत्र लिखना है, क्योंकि रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो जल का सूत्र होता है H2O। तो ये हो गया कथन, ये हो गया शब्द समीकरण और ये हो गया रासायनिक समीकरण। चलिए इस टाइप का आपको मिलेगा तो आप लिख देंगे। अगर लिख लेंगे तो एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, ये तो पहला था। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं जिसमें आप लिख के दिखाइए, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसका लिख के बताना। सबसे पहले हम कथन दे रहे हैं आपको। कथन है कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये था कथन। अब आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना है वो बता देते हैं।
आपको लिखना है इसका शब्द समीकरण। और जब शब्द समीकरण लिख लेंगे तो फिर आपको लिखना है इसका रासायनिक समीकरण। ये दोनों आपको लिखने आना चाहिए। तो पहले तो आप शब्द समीकरण लिखिए। चलिए जैसे मिलाइएगा, ये जो क्वेश्चन है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर या क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो पहले ना ये आपको भाषा समझ में आना चाहिए। इसमें बोला कि कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया कर, मतलब दोनों मिल रहे हैं। फिर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीर के चिन्ह के इस साइड कौन कौन होगा, कार्बन और ऑक्सीजन। उस साइड कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका शब्द समीकरण क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले शब्द समीकरण लिखेंगे कार्बन प्लस का चिन्ह ऑक्सीजन, और उसके बाद बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले तीर का चिन्ह देंगे और तब लिखेंगे कार्बन डाई ऑक्साइड। ये था शब्द समीकरण। शब्द समीकरण के बाद लिखना है रासायनिक समीकरण। तो फिर रासायनिक समीकरण जब लिखेंगे तो सबका सूत्र लिख दो। तो फिर कार्बन का सूत्र क्या होगा भैया, तो कार्बन का सूत्र होगा C प्लस ऑक्सीजन का सूत्र क्या होगा, तो O2। फिर तीर का चिन्ह, अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, CO2। हो गया। इसी तरह से लिखना है। चलिए आपको लिखने आ जाएगा। तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, जिसका शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण लिखना है। कि कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मतलब ये वही पदार्थ है कि जब हम चूना लाते हैं पेंट करने के लिए, तो चूना का जो बोरा होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना। उस डस्ट को, मतलब बोरा में जो भरा हुआ डस्ट होता है, उस डस्ट को पानी में पहले फुलाते हैं, फिर उबलता है वो। तो मतलब जल से मिलाते हैं, तो उबलने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, जिसको हम पेंट के रूप में दीवार पे पोतते हैं, तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो अब क्या है ना कि इसका क्या क्या लिखना है, तो शब्द समीकरण लिखना है और रासायनिक समीकरण लिखना है। तो पहले हम शब्द समीकरण इसका लिखते हैं। पहले हम आपको थोड़ा सा चांस देते हैं कि पहले आप ट्राई कीजिए, और आपसे नहीं बनेगा तो फिर हम लिख के दिखाएंगे। शब्द समीकरण और क्या, तो रासायनिक समीकरण। और एक बात आपको बता दें कि इसका बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में हम लेकर के आएंगे। पहले स्टार्ट ही करेंगे, अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण लिखने का बहुत सारा लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन लेकर के आएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और लाइन बाय लाइन उसको करेंगे ताकि हम सीख पाएँ कि ये शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण कैसे लिखना था। क्योंकि चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है, अगर यहाँ नहीं सीख पाओगे तो फिर चैप्टर में आगे प्रॉब्लम होगा। फिर वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे, सब जगह रिएक्शन अपने मन से लिखना होता है। तो ये रिएक्शन आपको याद है, ये भाषा भी याद होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए। अब ये एकाएक नहीं आता है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। तो फिलहाल पहले इस काम को कीजिए जल्दी से। चलिए मिलाइए जरा। इसमें सबसे पहले हम शब्द समीकरण लिखते हैं
तो पहले ये पढ़ना है ना कि क्वेश्चन दिया क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इसमें मिला कौन कौन सा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल, और बना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और कौन, तो फिर जल, तो प्लस जल, फिर बना क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर लिखेंगे तीर के चिन्ह देने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या है ना कि ये शब्द समीकरण हो गया। अब इसका रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण का मतलब कि शब्द समीकरण में जो जो पदार्थ आए हैं इनका फॉर्मूला लिख लो। तो पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक फॉर्मूला होगा, कैल्शियम का होता है Ca और ऑक्साइड का होता है O, और दोनों की संयोजकता होती है 2। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा CaO और प्लस जल, तो जल का सूत्र होगा H2O। फिर ये दोनों रिएक्शन करके अभिक्रिया करके और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो पहले तीर का चिन्ह देंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखेंगे, जिसमें कैल्शियम का सूत्र होता है Ca और हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है OH। और एक बात बता दें, कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है जो हमको याद करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 लगेगा, और OH की संयोजकता 1 होती है तो इसके बगल में 1 लगता, तो फिर क्या लगाएंगे, इसका फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। चलिए यहाँ तक में उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी टाइप का और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं इस पे। अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि जो रासायनिक समीकरण है ना, रासायनिक समीकरण ये 2 प्रकार का होता है। ये कैसे 2 प्रकार का होता है, तो जो रासायनिक समीकरण लिख रहे थे उसमें चेक करना ये 2 प्रकार का कैसे होता है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं C+O2 तीर का चिन्ह CO2। फिर ये तो आसान हो जाएगा, फिर हम दूसरा ले लेते हैं। Mg+O2 तीर का चिन्ह MgO। हम एक रासायनिक अभिक्रिया का ये रासायनिक समीकरण लिखे हैं, और रासायनिक समीकरण में हुआ है कि रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है। तो वो 2 प्रकार कौन सा है इसको सीखिए। ये एक प्रकार का समीकरण, रासायनिक समीकरण है। जब इसको आप देखेंगे ना तो इसमें दिखेगा ये कि ये जो तीर का चिन्ह है और तीर के चिन्ह के पहले 2 तत्व हैं या 2 पदार्थ हैं जिनको हम अभिकारक कहते हैं, और दूसरा इधर एक पदार्थ है जिसको हम उत्पाद कहते हैं। तो इन दोनों में एक चीज आप देखेंगे ध्यान से कि तीर के चिन्ह के ए साइड मैग्नीशियम परमाणु मतलब परमाणु सामने और बगल में मल्टीपल करके काउंट करते हैं, तो एक एक है तो एक एकम एक। यहाँ पे Mg एटम जो है, मैग्नीशियम परमाणु जो है उसकी संख्या मात्र 1 है तीर के इस साइड। और इधर चेक करेंगे सामने और बगल में, मतलब पिछले लेक्चर में ये सिखा चुके हैं हम आपको। तो यहाँ भी अगर मैग्नीशियम एटम का बात करेंगे तो यहाँ भी मैग्नीशियम एटम की संख्या 1 है। अब बात है दूसरा यहाँ तत्व है ऑक्सीजन, जो इधर भी है। अब इसके परमाणु की संख्या का अगर बात करें तो तीर के चिन्ह के ए साइड सामने तो 1 है और बगल में 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की संख्या, ऑक्सीजन परमाणु की अगर संख्या का बात करें तो सामने और बगल में इसको मल्टीपल करेंगे तो 2 × 2, मतलब यहाँ 2 आया। फिर इधर अगर चेक करते हैं मैग्नीशियम, तो बगल में तो 1 है और सामने भी 1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर परमाणु का बात करेंगे, ऑक्सीजन एटम का अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन एटम का यहाँ भी संख्या 1 है। अब इसमें देखने को क्या मिला हमको कि तीर के इस साइड बाएं तरफ मैग्नीशियम परमाणु 1 और दाईं ओर भी मैग्नीशियम परमाणु 1, मतलब कि दोनों पल रहे हैं। समझो कि
एक तराजू का दो पलरा होता है, तो दोनों पलरा में आप देखिए कि मैग्नीशियम परमाणु तो समान संख्या में है, लेकिन आप ये चेक करेंगे कि इस वाले पलरा में ऑक्सीजन एटम 2 हैं और इस वाले पलरा में ऑक्सीजन एटम 1 है। तो यहां पे आप देखेंगे कि इसका दोनों पलरा जो है वो बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये जो समीकरण है जिसमें तीर के दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, दोनों तरफ, मतलब कि दोनों पलरा जो है इसका बैलेंस नहीं है, परमाणुओं की संख्या समान नहीं होने के कारण। तो इस प्रकार के समीकरण को जिसमें दोनों तरफ तीर के दोनों तरफ सभी तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और दूसरा बात है कि रासायनिक समीकरण का जो दूसरा प्रकार है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये कैसा होता है, तो एग्जाम्पल से समझेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार्बन जो है उसको अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप जलाएंगे तो फिर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस वाले समीकरण पे अगर हम अवलोकन करते हैं तो हमको देखने को क्या मिलेगा, ये ध्यान दें। तीर के बाईं ओर दो तत्व हैं, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। तीर के दाईं ओर पदार्थ बना है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे ना ध्यान से तो दो ही तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो हमको क्या देखना है ना कि ये जो तीर है, मतलब पूरा का आप तराजू मान लो, और ये तराजू का दो पलरा है, एक ये पलरा है और एक ये पलरा है। अब दोनों तरफ देखना है कि सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या सेम है कि नहीं। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे कि तीर के इस साइड जो जो तत्व हैं, तीर के वो साइड वो भी वही तत्व हैं, बस पदार्थ अलग अलग है लेकिन तत्व वही होते हैं। तो ये तो फिक्स है भाई। अब क्या ना कि इसकी संख्या चेक करते हैं, तो इसकी अगर संख्या का बात करें तो यहाँ पे कार्बन परमाणु कितने हैं ये देख लो। तो यहाँ पे अगर कार्बन परमाणु की संख्या हमसे कोई कहेगा तो आप खुद देख सकते हैं कि कार्बन मात्र 1 है, खुद से देख लें। फिर उसके बाद ऑक्सीजन परमाणु का कोई बात कहेगा हमसे तो आप भी ध्यान से देख लें और आपको भी दिखाई देता होगा कि यहाँ ऑक्सीजन सामने एक बगल में दो एकम 2, तो ऑक्सीजन परमाणु 2 है। तीर के बाएं साइड कार्बन परमाणु 1, ऑक्सीजन परमाणु 2। अब तीर के दाएं साइड दूसरे पलरा में चलते हैं, इधर चेक करते हैं कि कार्बन परमाणु कितने हैं। अगर इधर चेक करेंगे ना बाबू तो कार्बन परमाणु की अगर संख्या काउंट करेंगे तो सामने और कार्बन के बगल में देखना, पूरा बगल में नहीं, वो तो ऑक्सीजन है, कार्बन के बगल में सामने एक और बगल में एक, तो फिर एक एकम एक, यहाँ भी कार्बन परमाणु की संख्या 1। अब क्या है ना, दूसरा तत्व है ऑक्सीजन, तो फिर यहाँ चेक करेंगे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अगर चेक करेंगे तो यहाँ टोटल के सामने पूरे कार्बन डाइऑक्साइड के चेक करो, यहाँ बगल मत चेक कर लेना, पूरे कार्बन डाइऑक्साइड एक अणु है तो इसके सामने एक है, यहाँ देख लो, और ऑक्सीजन के बगल में 2 है, दोनों को गुना करते हैं तो सामने और बगल में गुना करेंगे तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है तो 2। अब ध्यान से एक चीज देख लो, इस यहाँ अवलोकन करो कि तीर के इस साइड बाएं तरफ कार्बन परमाणु की संख्या 1, तीर के दाईं तरफ कार्बन परमाणु की संख्या 1, दोनों पलरा में कार्बन परमाणु की संख्या बराबर है। और दूसरा चीज चेक करते हैं, तीर के बाईं तरफ ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 और तीर के दाईं ओर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2। मतलब एक चीज क्या ना देखने में ये दिखा कि दोनों पलरा में कार्बन परमाणु की संख्या ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बराबर होने के कारण कोई पलरा नीचे या कोई पलरा ऊपर नहीं होगा, ये दोनों पलरा एकदम बराबर में होगा, मतलब बैलेंस होगा। तो इस प्रकार के समीकरण को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन या संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब इसके डिफिनेशन के बाद हम आगे बढ़े, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हिंदी में कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, याद कर लो, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसका एक और नाम है कंकाली समीकरण, इसका एक और नाम है, आप याद रखेंगे, कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण कौन समीकरण तो कंकाली समीकरण। अच्छा, कंकाली समीकरण को एक और नाम से जानते हैं, ढांचा समीकरण के नाम से जानते हैं, लेकिन ये ज्यादातर आता है एनसीईआरटी बुक में, आपको कंकाली समीकरण के नाम से मिल जाएगा, या असंतुलित रासायनिक समीकरण ही बोलते हैं इंग्लिश में, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण या बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, अब ध्यान से देख लो, याद कर लो, फिर आगे बात करते हैं इन दोनों का डिफिनेशन क्या होगा, फिर दोनों का एग्जाम्पल क्या होगा। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले।
अब देख लो, सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के दो प्रकार में से। पहला प्रकार है असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण का अगर क्वेश्चन आएगा ना, वो 2 मार्क्स में आएगा, 2 नंबर में, 2 अंक में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये जो आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण जहां हम हैशटैग लगा रहे हैं, ये 2 अंक में आएगा। किस तरह से आएगा, तो बस इतना ही पूछा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा लिखें या उदाहरण द्वारा समझाएं। तो इसका डिफिनेशन होता है ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर, तीर के दोनों ओर, ध्यान से देखना, यहां पे देख लो, एक ये तीर है और तीर के इस साइड बाएं साइड और दाएं साइड। तो बोला है कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि असंतुलित में, अनबैलेंस में, दोनों तरफ जो है, मतलब दोनों पलड़ा में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बाकी एग्जांपल आप यहां चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि डिफिनेशन याद हो गया होगा आपको। एक बार बोल लो, कैसे बोलेंगे? मतलब एक बात आपको बता देते बाबू कि पढ़ाई जो है इसी तरह से पागल बन के पढ़ना होता है। अब ये हम सोच के मतलब कि पढ़ रहे हो कि हम बैठ के बोल रहे हैं, घर के लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे। तो हम आपको एक बात बता दें आपको कि अगर आप घर पे बैठ करके पागल की तरह नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप बहुत बेहतरीन अपने क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। कुछ करने के लिए पागल बनना पड़ता है। इस पागल का मतलब क्या है मेरे अनुसार आप समझेंगे। तो पागल, इस पागल में मेरे हिसाब से 2 शब्द छुपा हुआ है। पहला शब्द पा और दूसरा शब्द गल। इस पागल में पा का अर्थ है पाने के लिए, पा का अर्थ क्या है, पाने के लिए, और गल का अर्थ है गल जाने वाला। मतलब कि किसी चीज को पाने के लिए गल जाने वाले को ही पागल कहते हैं। तो अगर आप अपने पढ़ाई में पागल हैं तभी आप सक्सेस हो सकते हैं और आप अपने सफलता के ऊंचाइयों को पा सकते हैं। इसके लिए अगर हम ये सोचें कि अगर हम यहाँ पे मोबाइल में देख करके या लैपटॉप में देख करके अगर बोलेंगे तो फिर अगल बगल वाले क्या सुनेंगे। अगल बगल वाले अगर आपको सुन करके बोलना शुरू करें और उनको सुन करके आप अगर अपना काम करेंगे तो पूरी दुनिया जो है वो अमरूद को खरीदते समय पूछती है कि मीठा है कि नहीं, और जब घर पे जा करके खाती है दुनिया तो उसको नमक के साथ मिलाकर खाती है। तो दुनिया ऐसी है, बोलेगी कुछ और दिखेगी कुछ और। तो दुनिया और घर वाले से मतलब नहीं रखना है, पढ़ते समय पागल की तरह पढ़ना है, पागल बन के पढ़ना है और पूरे जुनून जज्बा के साथ पढ़ना है। तो वही बात हम आपको बता रहे थे यहाँ पे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन आप बोल बोल के याद कर लो, फिर आपको पूरे लाइफ याद रहेगा एकदम बेहतर तरीके से। इसका एग्जाम्पल यहाँ चेक कर लेते हैं। जैसे असंतुलित रासायनिक समीकरण का यहाँ पे क्या है ना कि H2 + Cl2 = HCl। अब क्या है ना कि तीर के चिन्ह के बाईं ओर चेक कर लो, हाइड्रोजन के कितने परमाणु 2 और क्लोरीन के कितने परमाणु 2, लेकिन दाईं ओर चेक कर लो, यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु मात्र 1, क्लोरीन के कितने परमाणु तो मात्र 1। तो यहाँ पे दोनों तरफ बाईं ओर और दाईं ओर, मतलब तीर के बाईं ओर और तीर के दाईं ओर हाइड्रोजन ही है और क्लोरीन ही है, बस उनके परमाणुओं की संख्या जो है असमान है, अलग अलग है। इसीलिए यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ चेक कर सकते हैं Al + O2 तीर का चिन्ह Al2O3, यहाँ पे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर के एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ आप चेक करेंगे तीर के बाईं ओर एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 1, लेकिन यहाँ चेक करेंगे तीर के दाईं ओर एल्यूमिनियम के परमाणु की संख्या 2। अब यहाँ चेक करेंगे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2, लेकिन यहाँ चेक करेंगे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3। तो दोनों तरफ बराबर नहीं है। जब तीर के दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो, समान नहीं हो, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल H2 + O2 तीर का चिन्ह H2O। यहाँ चेक करेंगे हाइड्रोजन के तो परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अगर बात करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 × 2 है और दुख के साथ यहाँ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 × 1 है। अगर कोई एक भी तत्वों के अगर परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो तो फिर वो असंतुलित है। उम्मीद है असंतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आया होगा। अगला
हम बात करेंगे आपको संतुलित रासायनिक समीकरण पे। ये भी उसी टाइप से पूछ सकता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाएं। और ये भी 2 अंक में जाएगा, हो सकता है कि किसी न किसी साल पूछा हुआ हो। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। अब क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसका डिफिनेशन भी उसी टाइप से है कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। उसमें था कि समान नहीं हो, और इसमें है कि समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप चेक कर लें, जैसे C+O2, तीर का चिन्ह CO2। अगर यहाँ पे तीर के बाईं तरफ देखेंगे तो एक कार्बन है, और दाईं तरफ भी एक कार्बन है, और बाईं तरफ भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, मतलब कि 2 ऑक्सीजन परमाणु है, और दाईं तरफ भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। तो तीर के दोनों तरफ दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। उसी तरह से और अब देख लें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करता है, फिर ऑक्सीजन बनता है, फिर जल बनता है। इसको आप प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया है। आप सब में अगर तत्वों की संख्या चेक करें, तत्वों के परमाणुओं की संख्या, जैसे यहाँ पे कार्बन कितने हैं 6। आप इधर भी चेक करेंगे ना तीर के साइड, तो कार्बन कितने हैं 6। अब क्या है कि ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन चेक करेंगे तो 6 2 जा 12, और फिर यहाँ 12, तो 12 12 24 ऑक्सीजन है। यहाँ चेक कर लो, यहाँ 6 ऑक्सीजन और 6 दूना 12, 12 6 18 ऑक्सीजन, और फिर 6 ऑक्सीजन, 18 6 24 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन चेक करते हैं, यहाँ 12 दूना 24 ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, यहाँ चेक कर लो 6 दूना 12, और फिर 12 12 12 24 हाइड्रोजन। तो सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान है, तो ये भी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगला तीसरा एग्जांपल है CaCO3 प्लस LiO2, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट को लिथियम ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो लिथियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो इसमें आप देखेंगे ना कि दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणु की संख्या, तो यहाँ कैल्शियम एक तत्व है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना, अब ध्यान से समझेंगे कि ये देखो इसमें कि कौन कौन सा तत्व है। अगर आप तत्वों को नहीं पहचान पाओगे, फिर आप चेक नहीं कर पाओगे कि किसके परमाणु संख्या कितनी है, फिर आप संतुलित भी नहीं पहचान पाओगे। तो यहाँ एक कैल्शियम तत्व है, फिर कार्बन तत्व है, फिर ऑक्सीजन तत्व है, फिर लिथियम तत्व है, फिर ऑक्सीजन तत्व है। जो जो तत्व इधर होंगे वही तत्व इधर भी होंगे, भले इधर उधर हो सकते हैं लेकिन वही होंगे। जैसे लिथियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन, यही होगा। अच्छा, एक और चीज, मतलब एक ही तत्व कई जगह शामिल हो सकते हैं। जैसे यहाँ भी ऑक्सीजन है, उससे कोई दिक्कत है नहीं। बस चेक करेंगे तो दोनों को काउंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बार प्यार से समझो, यहाँ पे कैल्शियम यहाँ पे एक है। अब इधर तो और कहीं कैल्शियम है नहीं, वैसे तीर के इस साइड आते हैं, कैल्शियम यहाँ भी एक है। तो दोनों तीर के दोनों तरफ कैल्शियम परमाणु की संख्या एक एक है। कैल्शियम के बाद कार्बन चेक कर लो, यहाँ कार्बन की संख्या एक है और तो इधर है नहीं। और फिर इधर भी चेक करेंगे तो यहाँ पे कार्बन की संख्या एक है। तो कैल्शियम की संख्या तीर के दोनों ओर बराबर है, और कार्बन परमाणु की संख्या भी तीर के दोनों ओर बराबर है। अब कैल्शियम कार्बन को चेक करने के बाद ऑक्सीजन चेक करते हैं। यहाँ 3 ऑक्सीजन है और एक यहाँ ऑक्सीजन है, तो 3 और 1 4। अच्छा, ये 2 को इसका नहीं समझना, ये 2 लिथियम का है। तो 3 है 1 4, तीर के बाईं तरफ ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है। इधर चेक कर लेंगे आप, तो ऑक्सीजन 3 और फिर यहाँ पे 1 4, इधर भी 4 है, तब ठीक ठाक है। अब किसकी बारी है, लिथियम की। लिथियम को चेक करेंगे ना बाबू, तो यहाँ पे लिथियम परमाणु की संख्या 2 है, और यहाँ भी आप चेक करेंगे तो लिथियम परमाणु की संख्या 2 है। इसका मतलब तीर के दोनों ओर जो आपको 3 तत्व दिखाई दिए थे, कैल्शियम कार्बन लिथियम, कैल्शियम कार्बन लिथियम, दोनों के परमाणु की संख्या दोनों तरफ समान है। इसका मतलब ये है कि ये भी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। उम्मीद है कि डिफिनेशन और एग्जाम्पल क्लियर होगा। और भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हम आपको ये बता दें, S+O2, तीर का चिन्ह SO2, ये भी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे देखिए, तीर के इधर सल्फर के 1 परमाणु, इधर भी 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ये भी संतुलित रासायनिक समीकरण। इस टाइप से बहुत सारे रिएक्शन आपको मिलेंगे जो पहले से ही संतुलित होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शन मिलेंगे जो पहले से संतुलित नहीं होते हैं, तो उनको संतुलित बनाना पड़ता है। संतुलित नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा, तो संतुलित नहीं बनाएंगे तो एक नियम होता है जिसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसको फॉलो करना जरूरी होता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से बात करेंगे। और ये इससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन भी है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा है, जो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्यों संतुलित करना आवश्यक है और संतुलित करने का क्या नियम होता है, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। आज
क्लास यहीं तक। आप सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।